हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहेंगे सीटेट 2020 के लिए। मॉक टेस्ट सीरीज़ है विज्ञान के लिए पेपर 2, जिसमें हम सेट नंबर 32 डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस सेट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आई सेक्शन में मिल जाएगा। शिक्षा फॉर नौकरी को फॉलो करें टेलीग्राम पर, जहां पर आपको इस वीडियो का पीडीएफ देखने के लिए मिलेगा। और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। सीटेट 2020 प्रिपरेशन के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन पता चलता है। और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ भी आपको वीडियो का लिंक मिलेगा और पीडीएफ भी देखने के लिए मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इस मॉक टेस्ट सीरीज़ में, जो विज्ञान पेपर 2 के लिए है। नेम द टू एंडोक्राइन ग्लैंड which secrete their hormones when they receive order from the pituitary through its hormones। उन दो अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए जो पिट्यूटरी द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार ही अपने हार्मोन स्रावित करती है। ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए बोलता है एड्रिनल एंड पैनक्रियाज, बी कहता है थायराइड एंड टेस्टिस, सी बोलता है एड्रिनल एंड थायराइड, एंड डी इज पैनक्रियाज एंड ओवरी। बताएं क्या करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं हम मैराथन सीरीज में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही हेल्प करेंगे आपके साइंस पेपर 2 में। जो कंटेंट वाला पोर्शन है उसको अटेम्प्ट करने के लिए बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। नेम द टू एंडोक्राइन ग्लैंड्स बताना है आपको विच सिक्रीट देयर हार्मोन्स व्हेन दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम पिट्यूटरी थ्रू इट्स हार्मोन्स। तो राइट आंसर है, देखिए ए बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। ये है एड्रिनल एंड पैनक्रियाज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो हार्मोन्स होते हैं वो कैसे एक्ट करते हैं, एक मैसेंजर की तरह कार्य करते हैं, ठीक है, एक वाहक की तरह कार्य करते हैं। और ये किसके थ्रू जाता है, ये जो ब्लड होता है हमारा, जो ब्लड स्ट्रीम होता है उसमें मिक्स होकर ये ऑर्डर जाता है डिफरेंट डिफरेंट कोशिकाओं को, भिन्न भिन्न कोशिकाओं को, सेल्स को, बॉडी की, जहाँ पर ये मैसेज को ड्रॉप करता है। और ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है, ये हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन, जो ब्रेन का हाइपोथैलेमस पार्ट है वहाँ से ये कंट्रोल किया जाता है। और जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म होती है, क्रैप्चे जिसको बोलते हैं, ग्रोथ जो होती है, वृद्धि होती है, और डेवलपमेंट जो होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है, इन सभी चीज़ों को अच्छे से कंट्रोल करते हैं ये हार्मोन्स। तो एड्रेनल्स एंड पेनक्रियाज जो हैं, ये ऐसे ग्लैंड्स हैं, ये ऐसे ग्लैंड्स हैं जो सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स, जब इन्हें पिट्यूटरी जो ग्लैंड होता है उसके थ्रू आदेश मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 डील करते हैं। Compound that is present in raw egg that can be caused a syndrome similar to विटामिन बी डिफिशियंसी। कच्चे अंडे में पाए जाने वाला एक यौगिक जो विटामिन बी को की कमी के समान सिंड्रोम का कारण बन सकता है। ऑप्शन नंबर ए एविडिन, बी एल्बुमिन, सी यॉल्क, या बी बीटा विडीन। बताएं क्या करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कंपाउंड बताना है जो प्रेजेंट होता है, जो कच्चा अंडा होता है उसमें प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से सिंड्रोम सिमिलर टू विटामिन बी, यानी कि ऐसा सिंड्रोम हो सकता है जो विटामिन बी की कमी से होता है। तो वो कौन सा ऐसा कंपाउंड है, यौगिक है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, सिमिलर टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी। आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो देखिए जो लोग भी ए आंसर कर रहे हैं एविडिन, वो बिल्कुल करेक्ट हैं। तो ये होता है एविडिन, ये एक तरीके का प्रोटीन होता है भाई। इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक तरीके का प्रोटीन होता है विच प्रोड्यूस इन द ओविडक्ट ऑफ बर्ड। ये कहाँ पर इनका प्रोडक्शन होता है, जो ओविडक्ट्स होती हैं बर्ड्स की, जितने भी बर्ड्स होती हैं, या फिर रेप्टाइल्स हो गई हैं, और एम्फीबियंस हो गए हैं, जो लैंड एंड पानी दोनों में रह सकते हैं, ऐसे एनिमल्स, और रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले सरीसृप होते हैं, या फिर बर्ड्स। तो इनके ओविडक्ट्स में ये प्रोड्यूस होता है प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं एविडिन, ठीक है। और इसकी कमी से वही डिफिशियंसी ऑफ बी, ऐसा ही सिंड्रोम होता है जैसे कि डिफिशियंसी ऑफ, यानी कि विटामिन बी की कमी से जो सिंड्रोम्स होता है, तो ये वही है। और ये जो होता है वाटर सॉल्युबल भी होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको हम वाटर सॉल्युबल भी बोल सकते हैं। और इसमें जो बायोटिन होता है वो भी वाटर सॉल्युबल होता है। तो आप ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए एविडिन जो होता है वो इसका एक कॉज होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। विच अमंग द फॉलोइंग ब्लड प्रोटीन्स रेगुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन प्लाज्मा। निम्नलिखित रक्त प्रोटीन में कौन सा प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए फैबुलिन, बी एल्बुमिन, सी ग्लोबिन, या डी फाइब्रिन। बताएं क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। कौन सा ब्लड प्रोटीन रेगुलेट करता है प्लाज्मा जो होता है, ब्लड प्लाज्मा जो होता है, ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उसमें वाटर को कौन रेगुलेट करता है, ये आपको बताना है।
फिब्रिन होता है, एल्बुमिन होता है, ग्लोबिन होता है या फाइब्रिन होता है? अच्छा क्वेश्चन है भाई, लेवल बहुत अच्छा है क्वेश्चन का। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे भी जा सकते हैं। बताएं क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए? तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। जिन लोगों ने भी बी दिया है बिल्कुल सही है, ये होता है एल्बुमिन। इसको हम एल्बुमिन बोलते हैं और ये क्या होता है, प्रोटीन्स की ही एक फैमिली है ये भी, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये प्रोटीन की ही एक फैमिली का पार्ट है और ये मोस्ट कॉमन होता है। जो ये सीरम एल्बुमिन्स होते हैं ये बहुत मोस्ट कॉमन से प्रोटीन्स होते हैं जो प्रोटीन की फैमिली में पाए जाते हैं। क्लियर है भाई? और ये भी क्या होते हैं भाई, ये वाटर सॉल्युबल्स होते हैं, ये भी क्लियर है। एल्बुमिन्स आर कॉमनली फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा। ये जो एल्बुमिन्स होते हैं ये केवल जो ब्लड प्लाज्मा होते हैं उसी में ही पाया जाता है और ये क्या है, एक तरीके से प्रोटीन का ही फैमिली का पार्ट है। इसको आप इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं। और कहाँ पाया जाता है? ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। और क्या काम करता है, ये रेगुलेट करता है ब्लड प्लाज्मा में वाटर की क्वांटिटी को, अमाउंट ऑफ वाटर को रेगुलेट करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन इट? मानव आंख में निम्न में से कौन सा भाग इसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए सिलियरी मसल्स, बी पिपल्स, सी कॉर्निया, डी आइरिस। बताए भाई कौन सा पार्ट है जो आई में आने वाली रोशनी यानी कि प्रकाश को नियंत्रित करके रखता है? वो पार्ट आपको बताना है, करेक्ट आंसर दीजिए। तो देखिए जो पीपल्स होती है यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है, ये क्या होता है, ओपनिंग होता है, यानी कि जो आँख की ओपनिंग होता है, जो खुला हुआ पार्ट होता है वो पीपल्स कहलाता है। और इसी से क्या होता है, लाइट एंटर्स करती है थ्रू द पीपल्स। और ये कहाँ जाती है, ये लेंस पर गिरती है और लेंस के थ्रू जो फोकस होता है ये वो फोकस करती है इमेज कहाँ पर इमेज बनती है भाई, ये बनती है रेटिना पर। तो ध्यान रखिएगा इमेज जो बनेगी वो रेटिना पर बनेगी। और ओपनिंग जो होती है वो क्या कहलाई जाती है, आपकी पिपल्स कहलाई जाती है। क्लियर हो गया? और जो पीपल्स जो होती है आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो अपर्चर होता है कैमरे में, जो अपर्चर वाला पार्ट होता है वो पीपल्स कहलाता है। ठीक है? पीपल्स जो सराउंड करती है, सपोज ये पीपल है और इसके चारों तरफ जो कलर्ड पार्ट होता है, आंख के ऊपर जो चारों ओर कलर्ड पार्ट होता है पीपल्स में, वो क्या कहलाता है, आइरिस कहलाता है। और राइट आंसर क्या है हमारे पास, आइरिस है। और आइरिस का ही ये काम होता है कि कितनी लाइट को अंदर भेजना है इमेज के लिए, और लाइट को जो कंट्रोल करने का काम करता है वो आइरिस ही करता है। और यही पूछा गया, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन इट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये होता है हमारे पास आइरिस वाला पार्ट। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड हैज स्पिनिटी टंग एंड पावरफुल जॉ टू ग्रिप स्लिपरी प्रे? चिकने खाद्य पदार्थ को पकड़ने हेतु निम्न में से किस पक्षी की नोकदार जीभ और मजबूत जबड़े होते हैं? ऑप्शन नंबर ए पेंगुइन, बी वल्चर, सी ईगल या डी नन ऑफ दीज। बताएं क्या करेक्ट आंसर होगा, बताना है आपको। स्लिपरी टंग होती है इसकी और पावरफुल जॉज होते हैं जिससे कि ये प्रे यानी कि अपने शिकार को आसानी से पकड़ सकते हैं। ऑप्शन दिए गए पेंगुइन, वल्चर, ईगर, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताएं भाई क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए? तो देखिए जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। जो पेंगुइन्स होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा पेंगुइन्स जो वाटर में पाई जाती हैं, तो इनकी जो टंग होती हैं वो स्लिपरी टंग होती हैं और ये अपने शिकार को डायरेक्टली ईट कर जाती हैं। ठीक है? दे हैव, और इनकी जो स्मेलिंग पावर होती है तो इनमें क्या होती है, गुड स्मेलिंग पावर होती है। जो इनकी सूंघने की शक्ति है वो बहुत तेज़ होती है अपने प्रेस को। और ये जितने भी फिश होती हैं वाटर में, सीज में, यानी कि समुद्र में जितने भी फिश पाई जाती हैं, मछली पाई जाती हैं, उनको डायरेक्टली कैच कर लेती हैं विद देयर स्ट्रॉन्ग लॉन्ग ब्रेक, और उसको क्या करती हैं, सीधा स्वेलो कर लेती हैं। ओके, तो ये इसकी विशेषता है पेंगुइन की। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फुजीता स्केल दैट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग टोर्नेडो सिवियरिटी वाज डिवाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? फुजीता स्केल जिसे चक्रवात टोर्नेडो की गंभीरता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, निम्न में से किस वर्ष में बनाया गया था? 1951, 1982, 1990 या 1952? बताया भाई जो फुजीता स्केल है जो टोर्नेडो की सिवियरिटी को मेज़र करता है या डिवाइस करता है, वो कौन से ईयर में उसको ड्राइव किया गया था? ओके, ये आपको बताना है। फटाफट से बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, फुजीता स्केल्स के लिए। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन क्लियर होते हैं भाई। ये भी आपको पता चल जाता है कि जो टोर्नेडो होते हैं उनकी जो मेजरमेंट होती है यानी कि कितना उन्होंने नुकसान किया है या
कितनी तीव्रता से वो आ रहा है उसको मेज़र करने के लिए क्या यूज़ होता है, फुजीता स्केल यूज़ होता है। बस आपको ये बताना है कौन से वर्ष में इसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई थी या कौन से वर्ष में इसको ड्राइव किया गया था, नॉट मैन्युफैक्चरिंग, कौन से वर्ष में इसका आविष्कार किया गया था, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1951 जो ईयर था उसमें इसको बनाया गया था। और इसको क्या बोलते हैं, एफ स्केल के नाम से भी जानता है, इसकी शॉर्ट में हम एफ स्केल भी यूज़ कर सकते हैं, एफ फॉर फुजीता। ओके, ये साइंटिस्ट का नाम है जिसका हमने वर्ड यूज़ किया है एफ, और ये रेट करता है कि कितनी तीव्रता से टोर्नेडो आ रहा है, और उसका मेजरमेंट करता है कि कितना डैमेज उसने कॉज किया है, कि जितना भी डैमेज और नुकसान होता है टोर्नेडोज की वजह से, तो वो भी इसके द्वारा ही मेज़र किया जाता है। 1951 में इसको बनाया गया था, और किसने बनाया था ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जैपनीज अमेरिकन मेट्रोलॉजिस्ट थे, जैपनीज अमेरिकन मेट्रोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था फुजीता, इन्होंने इसको बनाया था भाई। क्लियर हो गया, 1951 में ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। ए डिवेस्टिंग टू सुनामी occurred in Japan in past on which of the following date? बीते समय में जापान में विनाशकारी सुनामी निम्न में से किस तारीख को आई थी? आपको बताना है डिवेस्टिंग सुनामी occurred यानी कि बिल्कुल जानलेवा विनाशकारी जो सुनामी आई थी जापान में, वो कौन सी दिन में आई थी, कौन सी डेट थी उसकी, आपको बताना है। 8 मार्च 2011, 11 मार्च 2011, 14 मार्च 2011, 17 मार्च 2011। बताएं भाई फटाफट से क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। ये हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये आपको बताना है कौन से मार्च में जो है सुनामी आई थी जापान में जिसने बहुत ज़्यादा नुकसान किया था, विनाश किया था। तो ईयर है हमारे पास 11 मार्च 2011 में, 11 मार्च 2011 में ये डेट है जिसमें ये सुनामी आई थी। और इसका जो मैग्नीट्यूड डिज़ास्टर था, यानी कि जो इसकी मैग्नीट्यूड, इसको हम बोल सकते हैं तीव्रता बोल सकते हैं, वो कितनी थी, 9 थी, 10 में से 9 थी। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी विनाशकारी ये सुनामी होगी। और सुनामी बेसिकली क्या होती है, टाइडल वेव्स होती हैं, यानी कि समुद्र में जो उठने वाली वेव्स होती हैं टाइडल वेव्स, तो वही होती हैं सुनामी। यानी कि इनकी अगर तीव्रता बहुत ज़्यादा हो जाए, ये बहुत बड़े वॉल्यूम में, लार्ज वॉल्यूम के साथ वाटर अगर उठने लग जाए किसी भी समुद्र में, तो वो क्या सुनामी का रूप ले लेता है। इसी को हम टाइडल वेव्स बोलते हैं। और इसका एक रीज़न क्या होता है, अर्थक्वेक हो सकता है इसका रीज़न, दूसरा जो वोल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है, तो ये इनके रीजंस हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। वाइल एथाइल मरकैप्टन इज एडेड टू एलपीजी, एलपीजी में एथिल मरकैप्टन क्यों मिलाया जाता है, जो एथिल मरकैप्टन होता है इसको क्यों ऐड किया जाता है एलपीजी में? ऑप्शन नंबर ए, टू गिव वॉल्यूम टू इट, टू गिव कलर टू इट, टू मेक इट लिक्विड, टू गिव स्मेल टू इट। बताएं भाई एलपीजी में एथिल मरकैप्टन मिलाने का क्या रीज़न है, ये आपको बताना है। फटाफट से आंसर कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे लेवल पे है, इसको पूछा जा सकता है। वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा भाई, समझ में आए हो क्वेश्चन और अच्छा लग रहा हो सेशन तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करें, चैनल को सपोर्ट कीजिए इसी की तरह। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, इसका यूज़ किया जाता है टू गिव स्मेल टू द एलपीजी। जो एथिल मरकैप्टन होता है वो अगर उसको आप एलपीजी में ऐड करेंगे तो उसमें एक स्मेल प्रोड्यूस करता है, ये क्लियर है भाई। और यानी कि जो सुगंध आती है एलपीजी में वो इसी कंपाउंड की वजह से आती है, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है एथिनियोल, इसको दूसरा नाम होता है जो एथिल जिसको मरकैप्टन बोल रहे हैं, एथिनियोल इसका दूसरा नाम होता है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ प्लांट सीवर ट्यूब सेल्स मेमेलियन एंथ्रोसाइड्स इज, आपको बताना है चलनी ट्यूब कोशिकाओं वाले पौधे और स्तनधारी एरिथ्रोसाइट्स की समान विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, बी एब्सेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, सी एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, या डी प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। क्या करेक्ट आंसर है? जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है प्लांट सीवर ट्यूब सेल्स जो होती हैं उनका, ये आपको बताना है क्या इनमें कॉमन होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जिन लोगों ने भी ए आंसर दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, इनमें जो न्यूक्लियस होता है यानी कि जो नाभिक होता है इनका अभाव होता है। तो ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है प्लांट सीवर ट्यूब मेमेलियन का, जिसमें एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस होता है। और ईच कंपेनियन यानी कि जो इनका सेल्स के जितने भी कंपेनियन होते हैं ये ड्राइव्ड होते हैं सेम मदर सेल से, यानी कि एक ही मदर सेल से इनका जन्म होता है, ठीक है। और
जो इनके कंपेनियन सेल होते हैं, यानी कि जो इनके साथ वाले जितने भी कोशिकाएं होती हैं, ये एक ही मदर सेल से डेवलप होते हैं, यानी कि जो सीवर ट्यूब मेंबर्स होते हैं वो एक ही मदर सेल से प्रोड्यूस होते हैं। तो इसलिए इनमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसीलिए कॉमन इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, इनमें नाभिक नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। प्लेनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन in a definite path. Arrange the following planet in the increasing order of their periods of revolution. ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। निम्नलिखित ग्रहों को उनके परिक्रमा अवधि के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और ग्रह है हमारे पास विनस, सैटर्न, यूरेनस और पृथ्वी। तो इन ग्रह को इनके आरोही क्रम में आपको अरेंज करना है कि जो रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन किसके सबसे ज़्यादा हैं, उस अरेंजमेंट में आपको देना है। आपको अरेंजमेंट बताना है कि किसके नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन सबसे ज़्यादा हैं, कौन से प्लैनेट्स के। ये है बेसिकली क्वेश्चन आपको समझने के लिए। तो देखिए जो राइट आंसर है, रिवॉल्यूशन, पीरियड्स ऑफ रिवॉल्यूशन जो होता है, तो सबसे ज़्यादा जो रिवॉल्यूशन होते हैं वो होते हैं मार्स के। जो मार्स ग्रह है उसके सबसे ज़्यादा रिवॉल्यूशन होते हैं, यानी कि 687 डेज के रिवॉल्यूशन होते हैं इसके। इसके बाद आता है हमारा अर्थ। अर्थ का आप सभी को पता है कि जो अर्थ का रिवॉल्यूशन होता है वो है आपका 365 डेज। क्लियर है, यानी कि 365.2 पॉइंट्स में भी ले लेते हैं इसको 0.2, लेकिन हम राउंड ऑफ में 365, 365 दिन होते हैं हमारे एक साल में। तो वही इसका रोटेशन रिवॉल्यूशन है अर्थ का। तो सबसे पहले आ गया हमारे पास मार्स, उसके बाद आ गया हमारे पास अर्थ। मार्स इस ऑप्शन में नहीं है, इन ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले कौन आएगा इनमें से, हमारे पास आएगा अर्थ, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो इससे आपको पता चल रहा है। आगे बढ़ेंगे, देखें उसके बाद जो रिवॉल्यूशन आते हैं, अर्थ के बाद जो रिवॉल्यूशन आता है वो ये होता है हमारे पास प्लूटो का। सभी का हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, उसके बाद आंसर पे जाएंगे। प्लूटो का होता है 248 डेज का होता है। विनस जो होता है, विनस का जो होता है ये होता है 224। क्लियर है भाई। मरकरी का जो होता है दैट इज 88 डेज का होता है मरकरी का। यूरेनस का होता है, यूरेनस का होता है 84 डेज। मरकरी 88 डेज, यूरेनस 84 डेज। और जो सैटर्न होता है, जो सैटर्न है जिसको हम बोलते हैं शनि, तो सैटर्न का जो होता है डेट इज 29 डेज, 29.4 डेज। और जो जुपिटर है हमारे पास, जुपिटर का होता है 11.8 डेज। तो ये इनके रिवोल्यूशन पर डेज मैंने बता दी हैं आपको। अब आपको इनको आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में रखना है। सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में आपको इनको अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। सी क्या बोलता है, पहले बोलता है फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि शुक्र ग्रह है। शुक्र यानी का मतलब है विनस है, क्योंकि विनस का कितना डिस्कस किया है अभी हमने। जो विनस का जो कार्य रिवोल्यूशन होता है वो होता है भाई 2 to 4 डेज। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास फोर्थ, यानी कि पृथ्वी, अर्थ। अर्थ का हमारे पास कितना है 365। उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड, यानी कि शनि। उसके बाद आएगा हमारे पास सेकंड हमने क्या दिया हुआ है, शनि दिया हुआ है। और शनि का कितना है भाई, शनि का है, एक सेकंड होल्ड करके रखते हैं भाई, इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है। जो करेक्ट आंसर है सैटर्न, जिसको हम बोलते हैं, तो इसका होता है हमारा 29 डेज। ठीक है, और इसके बाद ऑप्शन 3 क्या बोलता है, थर्ड, यानी कि यूरेनस। और यूरेनस का कितना होता है 84 डेज। हाँ, तो ये देखिए ये क्रम हमारा बन के आया, लेकिन ये जो क्रम है हमारा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं लगा है भाई, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा भाई इसका। ऑप्शन नंबर सी गलत रहेगा, क्योंकि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए यूरेनस होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो होना चाहिए था हमारे पास। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया है भाई। तो आप इनको एक बढ़ते हुए क्रम के साथ अरेंज कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आएगा यूरेनस, उसके बाद आएगा आपके पास जो 84 डेज है
सबसे पहले आएगा आपका सैटर्न, शनि आएगा, और उसके बाद आएगा आपका यूरेनस, और उसके बाद आएगा विनस, और सबसे लास्ट में आएगा अर्थ, यानी कि 365 डेज अगर आरोही क्रम इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम की बात की गई है। तो वो इस ऑप्शन में थोड़ा गलत हो गया है, तो आप इसको अरेंज कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। व्हाट इज कास्टिक सोडा? कास्टिक सोडा क्या है ये आपको बताना है। ए ऑक्सीडेंट, बी जो है वायु में पिघलने वाला, सी रिडक्टेंट अपचायक, या डी एफ्लोरेसेंट। बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा के बारे में बात की गई है। कास्टिक सोडा क्या है तो ये आपको बताना है। तो देखिए, जिन लोगों ने अभी ऑप्शन नंबर बी दिया है वो बिल्कुल सही है, डेलिक्यूसेंट, यानी कि वायु में पिघलने वाला जो होता है वो होता है हमारे पास कास्टिक सोडा, और इसका फॉर्मूला आपको पता है NaOH होता है इसका, कास्टिक सोडा। इसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ध्यान रखिएगा। इट इज़ ऑल्सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड। वाइट सॉलिड होता है, हाई कास्टिक मेटेलिक बेस्ड होता है, यानी कि ये वाइट फॉर्म में पाया जाता है भाई, ठीक है। एल्कली साल्ट होता है विच इज़ अवेलेबल इन ग्रैन्युअल्स में पाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है अप्रॉक्सीमेटली 50% बाय वेट होता है सॉल्यूशन ऑफ वाटर के। तो और ये क्या है, वाटर सॉल्युबल है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दी है। वाटर सॉल्युबल भी है ये, NaOH के नाम से भी, NaOH इसका जो सूत्र होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना जाता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और वाइट सॉलिड सब्सटेंस होता है ये, जिसकी प्रॉपर्टी होती है, और वाटर सॉल्युबल है। 50% ऑफ अप्रॉक्सीमेटली सेचुरेटेड सॉल्यूशन विद वाटर होता है। तो आई थिंक ये काफ़ी है, वायु में पिघलने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट 11 क्वेश्चंस इस सेशन के लिए। आई होप आपको पसंद आए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब शिक्षा फॉर नौकरी एंड फॉलो ऑन टेलीग्राम चैनल का लिंक